हम लोगों ने लास्ट में सातवाहन वंश की बात की है और फिर उसके बाद शायद कनिष्क की भी बात हो गई है ना। हसीन मशूक शाह, सातवाहन और सातवाहन के बाद कुषाण भी हो गया है। कुषाण वंश यानी कि आपका कनिष्क वाला भी कंप्लीट हो गया है ना। कनिष्क भी हो गया है ना। कनिष्क भी हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। कनिष्क भी शायद पढ़ लिया है। मतलब ये अब कंप्लीट हो चुका है। अब आगे हम लोग नया गुप्त वंश देखेंगे। क्या पूछ रहे हो क्वेश्चन? कहाँ से बिलोंग करते हैं ऐसे चार तीर्थंकर, इसका क्या मतलब जन्म स्थली। तो उसके लिए तो सबको जानना होगा ना, सभी तीर्थंकर का कि कौन कहाँ से। देखो सारे तीर्थंकर नहीं पढ़ने, पहले भी बताए थे। वो बस केवल नाम दे दिया था हमने आपको। मेन मेन जो थे वो पहला तीर्थंकर है जो मेन है। 23वें है, 24वें है। तीन ही लोग मेन है जिनको पढ़ना होता है ज्यादातर, है ना। मैसेज किस पे कर रहे हो? हमारे वाले पे करो ना, दिवाकर पांडे वाले पे। मैसेज आप लोग किस पे कर रहे हो? हेलो। वॉइस आ रही है। वॉइस ठीक है। वॉइस में कोई दिक्कत नहीं। अब तो आ रही है ना वॉइस। पीछे का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, फिर उसको नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में हम लोगों का महाजनपद वाला कंप्लीट हुआ था, मौर्य वंश। ठीक है, तो वो वाले सीट को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है ना। तबीयत ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ क्लास ले रहे हैं अब। थोड़ी सी वीकनेस है।
ये वाली शीट थी हम लोग की, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, चैप्टर कंप्लीट हो गया था लेकिन हम लोगों ने पूरी शीट सॉल्व नहीं की थी, है ना। इस शीट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट में कुछ रह गए हैं क्वेश्चन। असल में मुझे लगता है जहाँ तक कि 50 या 60 तक क्वेश्चन हुए थे और उसके बाद ये हुआ नहीं है ना। हाँ लगभग वही हुआ था। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहले से। जो लोग नहीं रहे होंगे क्लास में वो इसको देख लें, है ना, चैप्टर का रिवीजन केवल बस। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन था कि महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो महाजनपदों की संख्या आपकी कितनी थी, 16, ठीक है। मगध महाजनपद में कुल कितने राजवंशों का शासन था, तो 7, है ना, ए ऑप्शन है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंदुसार या बिंबिसार, ए ऑप्शन है ना, बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या किसने किया था, तो बिंबिसार की हत्या किसने किया था, अजातशत्रु ने किया था, है ना, बी ऑप्शन है इसका। तो जो लोग नहीं किए वो टिक कर लिया आंसर की वगैरह। उदयन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो उदयन ने राजधानी कौन सी बनाई थी, राजगीर, गया, पाटलिपुत्र या वैशाली। तो उदयन ने क्या बनाया था, पाटलिपुत्र बना लिया था, है ना। जबकि उससे पहले क्या था आपका, राजगीर वगैरह था। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, वैशाली को बनाई थी, है ना। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदी वर्मन की हत्या किसने किया था, नंदी वर्मन की हत्या किसने किया था, जब वो नंद वंश का आपका हो रहा था तब वो किसने किया था, महापद्म नंद ने हत्या करके स्थापना की थी। नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो नंद वंश का संस्थापक कौन था इसमें, महापद्म नंद, ठीक है। 10वां था, महापद्म नंद किस जाति के थे, तो ये शूद्र जाति के थे। नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था, तो नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था, धनानंद था, ठीक है ना। धनानंद की हत्या किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, है ना। भारत में पहला आक्रमण करने वाला विदेशी शासक कौन था, देखो सिकंदर आंसर नहीं होगा, आंसर डेरियस होगा, है ना, क्योंकि ईरानी शासक पहले आक्रमण किया था। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था, तो सिकंदर एक्चुअल में यूनान का रहने वाला था ना, यूनान का। देखते जाना क्वेश्चन है ना। सिकंदर का जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व, है ना। सिकंदर किसका शिष्य था, अरस्तु का। हाइडेस्पीस का युद्ध किसके बीच हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच। सिकंदर के थल सेना का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी, बेबीलोन, इराक में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य को अपना क्या बनाया था, प्रधानमंत्री बना। सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसकी किससे विवाह कर लिया, उसकी बेटी से, है ना, हेलेना भी नाम था उसका। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कौन कौन से राज्य दहेज में दिए थे, तो ये सारे दिए थे, पता है ना, काबुल, हेरात, कांधार, मकरान सब दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा किसने दिया था, तो शिक्षा सब लोग को पता है कि किसने दिया था, है ना, उपगुप्त ने दिया था। किसने दिया था, अगर चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है, चंद्रगुप्त मौर्य में किसने दिया था, आपका भद्रबाहु ने दिया था, ठीक है। अर्थशास्त्र कैसी पुस्तक है, अर्थशास्त्र राजनीतिक पुस्तक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी, श्रवण बेलगोला, जब वो चले गए थे कर्नाटक वहां पर। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, तो विष्णुगुप्त और कौटिल्य, यानी कि आपका लास्ट वाला ऑप्शन है जो दोनों नाम टाइम था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बैठा था, उसका बेटा बैठा था, और बेटा कौन था, बिंदुसार, है ना, तो बिंदुसार बैठा था। बिंदुसार ने सीरिया के राजा के लिए क्या मांगी थी, 3 चीजों की मांग की थी लेकिन दो ही चीज मिली उसको, अंजीर और मीठी शराब। दास ने कुछ नहीं भेजा था। बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था, अशोक को भेज दिया था, अपने बेटे अशोक को भेजा था। अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी, तो अशोक ने इस शहर की स्थापना की थी श्रीनगर, एक्चुअल में श्रीनगर, ठीक है ना। अशोक ने अपना राज्याभिषेक कब करवाया था,
तो देखो वैसे तो राजगद्दी पे बैठा था 273 में, लेकिन राज्याभिषेक कब कराया था? 269 में, 269 है ना, 7 साल बाद। राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था? 8वें वर्ष यानी 261 ईस्वी को। किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग जब विजय कर ली थी, उस कलिंग विजय के बाद उसे बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिला था? तो प्रेरणा जो दी थी अशोक को, वो निग्रोथ ने दिया था। देखो 30वें में बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था सुसीम को, लेकिन सुसीम दबा थोड़ा पाया था। एक्चुअल में सुसीम बहुत पहले से ही था वहां पर, लेकिन वो दबा नहीं पाया था। तो दबाया किसने था उस विद्रोह को? वो दबाया अशोक ने था। सुसीम कोई फायदा नहीं हो पाया था उसका, है ना। भेजा तो गया ही था, लेकिन सुसीम उसको दबा नहीं पाया था ना उस विद्रोह को, तो उसको श्रेय नहीं जा पाएगा ना। ठीक है, विद्रोह को भाई जो उस विद्रोह को दबा देगा श्रेय उसको जाएगा, तो विद्रोह दबाने का श्रेय जो था वो अशोक को ही था, है ना। अशोक को था वो विद्रोह दबाने। अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो 35। अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिली थी? वो निग्रोध से मिली थी, है ना। 35 का सी। हाँ हम कह रहे हैं ना यहाँ पर, जैसे है नहीं पॉइंट। अब इसमें देखो क्वेश्चन में 30वें में जो पढ़ रहे हैं हम लोग कि बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा था, तो एक्चुअल में सुसीम को उसने कहा था, लेकिन सुसीम पहले भी जा चुका था वहां पर। विद्रोह शुरू होने से पहले सुसीम को भेजा जा चुका था। ठीक है, लेकिन अब दोनों ऑप्शन में क्योंकि अशोक भी है और सुसीम भी है, तो भेजा अशोक को भी था उसने, अशोक को बाद में भेजा, है ना। और अशोक को जो बाद में भेजा, तो अशोक ने ही उस विद्रोह को एक्चुअल में दबाया था, सुसीम उसको दबा नहीं पाया था। ठीक है ना। तो श्रेय की जब बात करेंगे तो हम लोग करेक्ट आंसर इसका अशोक मानेंगे, क्योंकि है दोनों, सुसीम भी है। तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है क्योंकि सुसीम को भी भेजा था उसने, लेकिन जो एक्चुअल में आंसर सही किया जाएगा वो अशोक को इसलिए किया जाएगा क्योंकि वो उसको सफलतापूर्वक दबाने में मतलब सफल हुआ था, इस वजह से अशोक को ही ज्यादा श्रेय दिया जाएगा इसका। ठीक है ना, ध्यान रखना 30वें वाले में। तो इसलिए करेक्ट आंसर जो मान लेंगे वो लोग अशोक ही मानेंगे हम लोग, है ना। वैसे ऑप्शन तो सुसीम भी है। इसके बाद आपका इसमें 35 में अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किसने दी? तो निग्रोथ हो गया 35 का सी। 36 अशोक को बौद्ध धर्म के शिक्षा किसने दिया था? तो देखो प्रेरणा जो दी थी निग्रोथ ने, और शिक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने, है ना। अशोक का रानी का अभिलेख कहाँ से मिला है? कौशाम्बी से मिला है। लौरिया अरेराज कहाँ है? चंपारण बिहार में। ये अशोक का जो शिलालेख है वो यहाँ पर है ना। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, ये थे आपके वहां पर। अशोक को शिलालेख लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? डेरियस से मिली थी, है ना। करेक्ट है ना। 39 का जो डेरियस जो था उससे उसको प्रेरणा मिली थी। अशोक का अभिलेख कितने लिपियों में लिखा गया है? 4 लिपियां थी जिससे ये मुख्य मुख्य हो सकती है। कौन कौन सी थी 4 लिपियां? एनीवन? अशोक की वो 4 लिपियां कौन कौन सी थी? अशोक ने जिन 4 लिपियों का प्रयोग अपने शिलालेखों में किया है वो कौन सी हैं? ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्यमाइक और ग्रीक, है ना, वही 4 थी। ठीक है। अशोक ने अधिकांश शिलालेखों में अपना नाम क्या लिखा है? तो अशोक ने अधिकांश में अपना नाम देवानाम प्रियदर्शी लिखा है, मतलब देवताओं का प्रिय। मौर्य काल का अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो कृषि था, है ना, कृषि था। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र, तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? नालंदा, तक्षशिला, पटना या दिल्ली? जल्दी बताओ। मौर्य काल में तक्षशिला था या नालंदा था? तक्षशिला था, चाणक्य जहाँ के थे, तक्षशिला। ठीक है। 44 में मैच कराना है। अमात्य का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। तो अमात्य का मतलब कौन है? प्रधानमंत्री। शीताध्यक्ष कौन होता है? कृषि विभाग, है ना। शीताध्यक्ष कौन होता है? कृषि विभाग।
नालंदा और तक्षशिला दोनों बौद्ध के शिक्षा केंद्र थे अपने समय के, और दोनों महान है, विश्वविद्यालय थे ये उस समय के, ठीक है ना। नालंदा भी विश्वविद्यालय था और तक्षशिला भी विश्वविद्यालय था, बौद्ध धर्म से रिलेटेड, है ना। नालंदा बाद में आएगा, जबकि तक्षशिला जो है वो आपका असल में दोनों में जो जैसे जो मेन मेन लोग हैं उस समय यहाँ पर बहुत, मतलब जो अध्ययन करने आते थे लोग, बहुत दूर दूर से आते थे। जैसे समझ लो कि आज जैसे लोग बाहर जा रहे हैं, अमेरिका या जापान समथिंग जा रहे हैं पढ़ने, अमेरिका अमेरिका वगैरह, वैसे बाहर के लोग यहाँ आते थे इन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। मतलब नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे उस समय, बौद्ध शिक्षा केंद्र ही थे ये लोग, है ना, अपने समय के। 44 में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इलेवन का ए होगा, नहीं, क्रूर शासक पूछा है ना 11 में। देखो 11 में एक्चुअल में, अच्छा क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ो पूरा। 11th जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, 11th में क्वेश्चन में पूछा क्या गया ये देखना होगा ना। नंद वंश का सबसे क्रूर शासक कौन था? तो क्रूर शासक धनानंद ही था। जो क्रूर शासक बोला गया है वो नंदवंश का क्रूर शासक धनानंद ही था, ठीक है ना, धनानंद। महापद्मनंद संस्थापक था, ये संस्थापक है, और क्रूर शासक में धनानंद ही था, जो महापद्मनंद से भी ज्यादा क्रूर माना जाता है ना, जो उसके जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, तो वो ज्यादा क्रूर माना जाता है। कहाँ तक पहुंचे? यहाँ तक थे। 44 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। अमात्य अमात्य प्रधानमंत्री, 44 क्वेश्चन में अमात्य प्रधानमंत्री और सीताध्यक्ष होगा कृषि विभाग, ठीक है, सीताध्यक्ष होगा कृषि विभाग, अमात्य होगा प्रधानमंत्री, मुद्राध्यक्ष होगा मुद्रा विभाग, और सन्निधाता होगा अर्थ विभाग, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, अमात्य जो है वो प्रधानमंत्री हैं, सीताध्यक्ष वो कृषि विभाग है, मुद्राध्यक्ष मुद्रा विभाग है, और सन्निधाता अर्थ विभाग है। मौर्य काल के भवन किसके बने होते थे? तो स्टूडेंट मौर्य काल के भवन जो है वो लकड़ी के बने होते थे ना, लकड़ी के बने होते थे। फिर 46, अशोक का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो अशोक का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची वाला स्तूप है, सबसे बड़ा सांची का है ना। अशोक ने अपने किस अभिलेख में कहा कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताएगा? तो ब्राह्मणों को नहीं सताएगा ये 11वें अभिलेख में कहा गया है ना, सी वाला ऑप्शन है, 11वें अभिलेख, है ना। ठीक है ना, बताया था ना आपको कि जो इनके 14 अभिलेख हैं उसको पढ़ लेना सब लोग, उसमें दिया गया होगा। तो ब्राह्मणों को नहीं सताएगा वो 11वें में ना। गोप कितने गांव के मालिक होते थे? तो गोप होते थे 10 गांव के मालिक, है ना, 10 गांव के मालिक को हम लोग गोप कहते थे। अब ये कंप्लीट होने वाला है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बृहद्रथ, सी वाला ऑप्शन है ना, बृहद्रथ। बृहद्रथ। मगध पर शासन करने वाला पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश कौन सा था, जो मगध का नहीं था लेकिन उस पर भी शासन किया था? बताओ स्टूडेंट, जो मगध का नहीं था लेकिन मगध पे शासन किया, कौन था वो?
शुंग वंश था, जिसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग जो है वो। अब शुंग है आपका डी वाला ऑप्शन है ना, डी वाला ऑप्शन। तो ये वो था जो मगध का ना एक्चुअल होके, क्योंकि ये उज्जैन का था और इसने शासन किया था वहाँ का। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप को किससे करवाया था? तांबे से, है ना। और भारहूत के स्तूप की खिड़कियों को पत्थर से। तो तांबा और पत्थर, सांची को तांबा से और उसको पत्थर से, तो बी ऑप्शन होगा। पुष्यमित्र शुंग पर कितने बार विदेशी आक्रमण हुए थे? 2 बार हुए थे, है ना, 2 बार आक्रमण हुए थे इससे पुष्यमित्र शुंग पर। मिनांडर को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में शिक्षा दिया था? मिनांडर को किसने दिया था? तो ये नागसेन ने दिया था। और इन दोनों की चर्चा किसमें होती है? मिलिंद पन्हो में ना। पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में कितने यज्ञ करवाए थे? अश्वमेध 2 करवाए थे, 2 करवाए थे। भागवत शुंग के दरबार में यवन राजा का राजदूत कौन आया था? बताओ कौन आया था? हेलियोडोरस, जिसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था और इसने एक स्तंभ बनवाया था। कौन सा? विदिशा का गरुड़ स्तंभ, है ना, विदिशा का गरुड़ स्तंभ। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था जिसकी हत्या वासुदेव कण्व ने कर दी थी? तो अंतिम कौन था? देवभूति था, है ना, देवभूति था जिसकी हत्या कर दी थी और कण्व वंश की स्थापना हुई। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव ने अपनी राजधानी किसको बनाया, है ना? तो किसको बनाया था? विदिशा को बनाया था, है ना, विदिशा को बनाया था। कण्व वंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी हत्या उनके मंत्री शिवमुख ने कर दिया था? तो सुशर्मा था। अब सुशर्मा की हत्या करके किसकी स्थापना हुई थी? सातवाहन की स्थापना हुई थी, है ना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इस पे। अब ये कंप्लीट होने वाला है, लास्ट ही बचा हुआ है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तिमुख है, सी वाला ऑप्शन, तिमुख। सातवाहन वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, जेपीएस जिसको बोलते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी पर गुजरात के कौन से शासक ने आक्रमण किया था? पता है ना, गौतमी पुत्र सातकर्णी पे किसने किया था? नहपान ने कर दिया था। लेकिन नहपान ने आक्रमण किया और जेपीएस ने उसको हरा दिया था, है ना। नहपान ने किया था और जेपीएस ने उसको हरा दिया। रुद्रदामन का आक्रमण किसके समय हुआ था? अब इसी समय देखो, जो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी था उसने रुद्रदामन पे आक्रमण कर दिया था, लेकिन रुद्रदामन ने उसको हरा दिया था। तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ब्राह्मणों के सबसे पहले भूदान किस शासकों ने दिया था? तो सातवाहनों ने शुरू किया था, जिसको आगे बढ़ करके गुप्त शासकों ने ज्यादा दिया था, लेकिन शुरुआत सातवाहन ने कर दी थी। शीशे का सिक्का किसने चलवाया था? तो शीशे का सिक्का सातवाहन ने चलाया था, सातवाहन। ठीक है। सातवाहन साम्राज्य कैसा था? मात्र सत्तात्मक, है ना, मात्र सत्तात्मक था। हिंद यूनानियों को सर्वाधिक क्या पसंद था? काली मिर्च। इसीलिए कभी कभी देखना आपको यवन प्रिय मिलेगा, ऐसा एक शब्द मिलता है, यवन प्रिय, यवन प्रिय। तो जब पूछता है ना कि यवन प्रिय क्या, तो यवन प्रिय का मतलब काली मिर्च। इसका मतलब कि जो यवन के लोग हैं उनको ज्यादातर क्या पसंद है? काली मिर्च पसंद है। इसलिए कभी कभी पूछ लेता है कि यवन प्रिय किसको कहा जाता है? काली मिर्च को कहा जाता है ना, ये शब्द आता है, काली मिर्च। ठीक है। फिर भारत में खगोल, ज्योतिष तथा गणित और समय की गणना का प्रारंभ किसने किया था? यूनानियों ने किया था, यूनानी लोगों ने किया था ना। शक जो है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो शक जो कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। शक संवत को कब अपनाया गया था? 1957 में। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। रुद्रदामन के किस झील का पुनर्निर्माण है? सुदर्शन झील का, है ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था उसको और रुद्रदामन ने उसका जीर्णोद्धार कराया। गुप्त शासक जिसने शकों का सर्वनाश कर दिया था, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। देखो ये जो गुप्त शासक थे महान, जिन्होंने हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें शक विजेता भी कहा जाता है ना, या फिर एक नाम बोलते हैं शकारी नाम, शकारी। शकारी का भी मतलब है जो शकों को जीत चुका हो, है ना, तो शकारी शब्द भी यूज होता है वही के लिए। ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पर आधारित है? सूर्य पर आधारित है ना।
ग्रेगोरियन सूर्य पर आधारित है। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 57 ईस्वी में, 57 में। विक्रम संवत में तिथि ज्ञात करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर कितना जोड़ा जाता है? तो 57 ईयर्स जोड़ देते हैं। जैसे अगर हमें पता करना है कि जो भी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो चल रहा है इस समय और हमें उसको विक्रम संवत में लाना है तो 57 ऐड कर दो, विक्रम संवत आ जाएगा। और अगर शक में लाना है तो 78 माइनस कर दो, है ना। ये बात बताई थी हमने आपको। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क ने कब किया था? तो 78 ईस्वी में किया था। पहलव कहाँ के थे? पहलव ईरान के थे, है ना। पहलव वंश का संस्थापक कौन था? मिथ्येदोटस, सी वाला ऑप्शन, मिथ्येदोटस था। पहलव वंश के सबका योग शासक कौन था? गोंडो फर्निस, गोंडो फर्निस सबसे योग शासक था। और भारत में आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक कौन था? संत थॉमस, ठीक है ना। ये पहलों के समय आए थे, संत थॉमस, ध्यान रखिएगा। तो यही सबसे पहले ईसाई धर्म प्रचारक आए थे ना। हाँ, 57 ईसा पूर्व है वो, 57 ईसा पूर्व है। जो शुरू हुआ था वो 57 ईसा पूर्व में हुआ था। जो विक्रम संवत शुरू हुआ था वो असल में विक्रम संवत 57 में उज्जैन के राजा थे ना एक, उस उज्जैन के राजा ने शकों को, हम धीमे बोल ही रहे, ठीक है। उज्जैन के जो राजा थे वो उज्जैन के राजा को हरा करके, उज्जैन के जो राजा थे उन्होंने शकों को हरा करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी 57 में। तभी से वो विक्रम संवत शुरू हुआ, है ना। और चलो इतना ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है ना आप लोग का। हाँ, तबीयत अभी हमारी पूरी ठीक है नहीं, हमने सोचा थोड़ा बहुत शुरू कर दे। एक्चुअल में क्या हुआ कि वायरल हो गया था ना, और हमारे साथ थोड़ा सा दूसरा केस भी है, जब कुछ होता है तो मेरे प्लेटलेट गिर जाते हैं। बताया भी होगा क्लास में कि असल में केवल वायरल ही नहीं है, एक वो भी है, प्लास्टिक अनीमिया भी है ना। तो प्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है कि बोन मैरो सही से प्रोड्यूस नहीं करती ब्लड सेल्स को, उसकी रिकवरी बहुत धीमे धीमे होती है। अब जैसे तुम लोग का है तो ठीक है, बोन मैरो काम कर रहा है तो सारे ब्लड सेल वगैरह अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ दिक्कत ये है कि जो बोन मैरो जहाँ पे ब्लड सेल बनती हैं वो उसका प्रोडक्शन बहुत धीमे होता है, मतलब पर सेकेंड बनती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे कमजोरी आ जाती है, बहुत ज़्यादा रिकवरी बहुत धीमे होती है ना। तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और वायरल हो गया 3 से 4 दिन का, तो वायरल में और दिक्कतें बढ़ गई, है ना। अब रिकवरी हो रही है धीरे धीरे, कोई नहीं, जल्दी ठीक हो जाएगा। सोचने वाली बात है कि हम ही तुम लोग को कहते थे स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, हर क्लास के बाद यही होता था, है ना। यही सोच रहे होंगे कि सर खुद हम लोग को कहते थे, तो बेटा हमारी दुआएं थे तुम लोग के, लेकिन तुम लोग स्वस्थ रहो, है ना, हमेशा स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। ठीक है, चलो। तो ये चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग का जो शुरू होगा वो गुप्त वाला शुरू करेंगे हम लोग। मेन जो है गुप्त, मेन मेन टॉपिक पढ़ते हैं अब, ठीक है। मेन मेन का मतलब कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे गुप्त है, इसके बाद गुप्त ही शुरू होगा, गुप्त साम्राज्य और हर्षवर्धन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा देखो, अभी एमपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन आए हैं प्राचीन से, लेकिन वो स्टेट लेवल का एग्जाम है, बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है ना। और ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन थे जो उसमें हुआ है पेपर। बहुत इजी तो नहीं कहेंगे, ठीक है, ऊपर ऊपर से नहीं है। हाँ, जितना पढ़ाया है अगर उसका रिवीजन किया होगा कोई, अगर जो दिया होगा एग्जाम, तो उसको मिल जाएगा, है ना। तो उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, अभी जो एग्जाम रिसेंट में हुआ। ठीक है, क्या कर लोगे तुम लोग? अरे सब कर लोगे तुम लोग, एसएससी का पेपर अगर आएगा तो तुम लोग तो तुरंत उड़ा दोगे, अब ज़्यादा परेशान मत हो। हाँ, क्योंकि इतना बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का पढ़ा दिए हैं, मतलब एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हैं जिसमें बहुत, कोई भी एग्जाम दे के तुम आ जाओ, एसएससी एसएससी तुम लोगों से तुरंत निकल जाएगा।
ठीक है ना, अगर जितना पढ़ाए वो रिवाइज भी कर लोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ, एसएससी जेई का ही देना है, तो उसके लिए टॉपिक तो वही हमने बोला था ना, वही कि तुम लोग जब दिमाग लगाओगे कि सर पढ़ने से पहले शुरू कर दोगे सर इस चैप्टर से 2 नंबर 3 नंबर, फिर शुरू करोगे तो गड़बड़ होती है। पहले स्टार्ट कर लेते हो कि ये वाले चैप्टर से 2 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। तो हमने कहा था कि ये सब ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है, चैप्टर को पढ़ा जाता है और उसके हिसाब से देखो, बार बार चीजें नहीं पढ़ी जाती, आप लोग समझते नहीं। क्या होता है ना कि अब जैसे बैंकिंग का एग्जाम जो बच्चे दे रहे थे अभी समथिंग, उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे क्लर्क का भी होता है, पीओ का भी होता है। तो बहुत सारा जो गांव का बच्चा है समथिंग, या जो एसएससी वाले हैं या जो भी होते हैं, जब वो लोग भरते हैं उसको, तो कहते हैं सर मैं केवल क्लर्क का फॉर्म भरूंगा। मैं एक मेंटेलिटी बता रहा हूँ आपको, एक माइंड सेट आपका। तो कहते हैं मैं केवल क्लर्क का भरूंगा। जब आप क्लर्क का भरोगे ना तो आप तैयारी क्लर्क की ही करोगे। बात हमारी समझ में आ रहा है, क्योंकि क्लर्क से लेवल आप नहीं आए। और एक दूसरी दिक्कत हो जाती है कि आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करने लगते हो फिर, क्या ये वाला क्लर्क में आएगा, ये वाला पीओ में आएगा, ये वाला ऑफिसर लेवल का है। अब आप चैप्टर में वो पढ़ने का लेवल आपका खत्म हो गया। अब आप ये थोड़ा सोचोगे मुझे ये पढ़ना है, अब आप ये सोचोगे ये क्वेश्चन क्लर्क का है, ये क्वेश्चन ऑफिसर का है, ये मेरे एग्जाम में नहीं आएगा, ये उसके एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ से चीजें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है, जब दिमाग इतना लगने लग जाता है। इससे बेटर होता कि आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए होते। आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर फिर बेफिक्र हो जाते। कैसे? कहीं से भी पूछो, भाई आपने वो चैप्टर कंप्लीट किया होता है ना। तो जैसे ही कंप्लीट किए होते तो आपके माइंड से ही निकल जाता क्लर्क पीओ मतलब क्या, कुछ नहीं, ऑफिसर क्या, पूछने तो जहां से पूछे। ये कॉन्फिडेंस होता है, नहीं तो हर बार तुम्हारा वही दिक्कत बना रहेगा। क्या? ये क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ूंगा, ये वाला पता नहीं कहाँ से आ गया, ये तो लेवल से बाहर आ गया, ये तो कोर्स में था ही नहीं। तो ये सब चीजें ना करो, है ना। थोड़ा सा एक बार तैयारी करो, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल एकदम आईएएस लेवल का ही पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं वो लेवल से ही पढ़ा रहे हैं, आप ये मत समझना बहुत ठीक ठाक लेके ही चल रहे हैं हम, है ना। तो उस हिसाब से ही है कि अगर आप ये सोचो कि क्योंकि एक ही बार देखो पढ़ाएंगे, आप भी एक ही बार पढ़ोगे, अब दोबारा हम इस चीज को पढ़ाएंगे नहीं ना, आप कहीं जाओगे दोबारा पढ़ने, कोई मतलब भी नहीं है। तो एक बार नोट्स बना लो, है ना। बाकी यूट्यूब पे अवेलेबल है ही है सब कुछ, जैसा भी है उसको रिवाइज कर लोगे, सब चीजें कंप्लीट हो जानी है तुम लोगों की, है ना। तो इन चीजों के चक्कर में ना पड़ो, है ना, कि सर ये इसके बाहर का है, उसके बाहर का है। दिमाग देखो, एक समझो इस चीज को, क्या है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, ये मालूम है कि नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी करने का मतलब, जब महात्मा बुद्ध ने ये चीजें बताई थी तो महात्मा बुद्ध ने एक बात बोली थी कि एक आदमी इतना ताकतवर होता है कि वो 5 किलो के पत्थर को भी उठा सकता है, वो 10 किलो को भी उठा सकता है, वो 100 किलो का भी उठा सकता है, वो 150 किलो का भी उठा सकता है। लेकिन ये उसके माइंड सेट पर है कि वो क्या करना चाहता है। समझ रहे हो? ये वही व्यक्ति होगा, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब अगर कोई सोच ही लेता है मैं इस लेवल का हूं ही नहीं, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। आप लोगों में थोड़ी सी दिक्कत है कुछ बच्चों में, सबकी बात हम नहीं कर रहे हैं। कुछ में है कि जो ढूंढने लगते हैं उस चैप्टर को, ऐसा कोशिश ना करो, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। सिलेक्शन नहीं होगा उस तरह से। ये चैप्टर में मत ढूंढो अभी, क्योंकि आप, ये ढूंढा तब जाता है जब चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जब आप चैप्टर को पढ़ चुके होते हो ना, तब आपको ये ढूंढना होता है रिवीजन के लिए कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, तब आप सोचते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। जब वो चैप्टर पढ़ चुके हो तब, आप वो चैप्टर ही नहीं पढ़े हो और उसके बाद भी अगर आप ये ढूंढ रहे हो ना कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। पहले आप वो चैप्टर पढ़ चुके हो तब आप ढूंढो, अच्छा सर ये इतना सब पढ़ चुके हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कौन ऐसा है जिसको हम बार बार रिवाइज करें, तब उसको देखा जाता है कि बार बार रिवीजन में आना चाहिए, है ना। तो तरीके होते हैं, चलो ध्यान रखना इस चीज को। है ना। अच्छा एक और चीज, देखते हैं थोड़ा सा कुछ शुरू कर देते हैं अब। क्लास कर ही रहे हो तो हम देखते हैं कुछ स्टार्ट कर ही लेते हैं। 1 मिनट वेट करो।
थोड़ा सा आइडिया दे दे रहे हैं संगम काल का, है ना। एक टॉपिक है संगम काल। तमिल साहित्य है ये साउथ का। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि वॉइस आ रही है ना हमारी, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग नॉर्थ की बात कर रहे हैं, उत्तर भारत की बात कर रहे थे। अभी तक जो चीजें चल रही थी वो उत्तर भारत की चल रही थी, ठीक है ना। जब सातवाहन वंश आया है आपका, तो सातवाहन वंश जो साउथ में चल रहा है, महाराष्ट्र वाला जो एरिया था और आंध्र प्रदेश वाला था ना, आंध्र सातवाहन जो बोला जा रहा था। तो सातवाहन का जो काल है वो 250 ईस्वी के आसपास तक का है। इसी समय दक्षिण में भी एक साम्राज्य चल रहा है, ठीक है ना। पैरेलल में चीजें चल रही हैं। उत्तर में जब हम लोग का ये सातवाहन वगैरह का काल चल रहा है, सातवाहन और कुषाण वगैरह चल रहे हैं, तो साउथ में उस समय संगम काल चल रहा है। दक्षिण भारत में संगम काल चल रहा है वो, ठीक है। और इस संगम काल का समय 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के आसपास है, 300 ईस्वी मान लो। 100 ईस्वी से 300 ईस्वी, ठीक है ना। क्या पूछ रहे हो देवेंद्र? चोल चेर पांड्य? अरे साउथ में वही संगम काल, क्या बेवकूफी है। वहीं से संगम काल चालू हो रहा है, चोल चेर पांड्य से ही। संगम काल का मतलब वही है, 3 राज्य हैं, वही बताने जा रहे हैं। तो 100 से 300 ईस्वी के आसपास का जब ये चल रहा है आपका, तो साउथ में 3 मेन राज्य चल रहे हैं। 3 मेन चल रहे हैं उस समय, ठीक है। एक है चेर, दूसरा है चोल, और तीसरा है पांड्य। ये 3 साउथ के साम्राज्य चल रहे हैं। ये इसी समय जो हम लोग अभी पढ़ के बैठे हैं, पढ़ के उठे हैं अभी कुषाण कनिष्क वाला साहब, इसी समय वहां चल रहा है। तो अब एक बार में एक ही बता पाएंगे ना, दोनों एक साथ तो चलेगा नहीं। तो पहले उत्तर भारत वाला खत्म कर लिया, अब दक्षिण भारत वाला करते हैं। दक्षिण भारत वाले में थोड़े से नाम गड़बड़ होंगे, आपको देखने पड़ेंगे नाम, है ना। नोट्स में दिखा दूंगा, क्योंकि नाम इनके अजीब अजीब है। तोल्कापियम है ना, तोल्कापियर है, शिल्पाधिकारम है, साउथ तमिल साहित्य है ना। तो इनके नाम थोड़े याद करने पड़ेंगे आप। बहुत डीप में मत पढ़ना, क्योंकि ये संगम काल का मेन टॉपिक आपका स्टेट लेवल का ही होता है, उसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। आपके लिए नॉर्मल चीजें हैं वो हम बता देंगे, जो मेन मेन याद रखना है। तो चेर चोल और पांड्य, 3 ये लोग हैं जो साउथ में चल रहे हैं, ठीक है। संगम काल क्या होता है उस चीज को समझ लो। अच्छा, अगर थोड़ा सा एरिया के बारे में बात करें, तो एरिया आपका पड़ता है कृष्णा नदी। मैप में जानते हो कृष्णा नदी, गोदावरी और कृष्णा नदी। साउथ के एरिया में जब देखोगे ना, तो जो कर्नाटक के पास का एरिया, वहां पे कृष्णा नदी बह रही है। तो कृष्णा नदी के नीचे का जितना एरिया है, कृष्णा नदी के नीचे का जितना एरिया है, ये है एक्चुअल में संगम काल का। चोल चेर और पांड्य, कृष्णा नदी के नीचे का पूरा एरिया, ठीक है। हाँ, मैप दिखा देते हैं। मैप दिखाएं एक। नेट से दिखाना पड़ेगा।
ये है देखो एरिया जो है, चेर चोल और पांडे का एरिया जो है वो ये। तो साउथ का जो एरिया है एक्चुअल में साउथ वाला ये। दिख गया सबको? तो ये सबको दिख गया होगा, ये देख लो ये पूरा एरिया। तो ये साउथ में जो है ना, ये तीन है। ये चेर ये रहा, चेर चोल और पांड्य। तो ये तीनों मेन साम्राज्य उस समय जो साउथ में चल रहे थे, है ना। तो साउथ वाला जो एरिया था वहां पर तीनों थे, दिख गया सबको, चेर चोल और पांड्य, है ना। संगम काल क्यों बोलते हैं इसको, इसका बस मेन समझ लेना। जैसे हम लोग इधर पे साम्राज्य पढ़ रहे हैं ना, जैसे मौर्य वंश पढ़ रहे हैं, हर्यक वंश पढ़ रहे हैं, है वो भी, लेकिन उसको अलग अलग करके क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा, उसको केवल संगम काल में ही तीनों को क्यों ले लिया जा रहा है। संगम काल का मतलब ये था कि इस समय संगम हुआ करते थे। संगम का मतलब होता है, अब जैसे प्रयागराज है तो प्रयागराज में संगम बोलते हैं हम लोग। तो संगम का मतलब क्या, संगम क्यों बोला जा रहा है उस जगह को संगम। जैसे कहते नहीं है कि हम संगम बोल रहे हैं, नहाने आप जा रहे हो वहां पे, तो संगम क्यों कहा जाता है। भाई कोई कोई तो बात होगी तभी तो संगम कहा जा रहा है वहां पर। तो प्रयागराज में क्या है कि आपका नदियां मिलती हैं, एक वहां पर गंगा भी है, यमुना भी, सरस्वती कहा जाता है कि इन तीनों का संगम है। तो संगम मतलब एक ऐसा जहाँ पे मिलन हो रहा हो कई चीजों का। तो संगम काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि साउथ में उस समय क्या होता था कि संगम होता था, मतलब बहुत बड़े बड़े कवियों को बुलाया जाता था। तो बहुत सारे कवि आया करते थे, तमिल कवि मेनली हुआ करते थे। तो सारे तमिल कवि एक जगह इकट्ठा हुआ करते थे, है ना। अब उसमें से पता चला कि 49 राजा है या 86 राजा आ गए, और उन्हीं में से उनके साथ कवि भी आ गए। जैसे हमने 86 राजाओं को बुला लिया, अब 86 राजा आ रहे तो हर राजा के साथ कवि भी आ रहा होगा। तो इस तरह से ये बहुत बड़े लेवल का हुआ करता था। तो संगम मतलब एक अ, आयोजन हो गया जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा हुआ करते थे, ठीक है ना। इसलिए वो संगम काल होता था। तो तमिलों से रिलेटेड है मेनली, साउथ का तमिल इकट्ठा हुआ करते थे, तमिल कवि इकट्ठा हुआ करते थे, और वो लोग साहित्य लिखा करते थे। साहित्य यानी कि रचनाएं हुआ करती थी इस समय में। तो बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, तमिल साहित्य लिखे गए हैं। तो अब ये सब महाभारत वगैरह नहीं, उस तमिल साहित्य होते। तो बताया ना मैंने आपको, तोल्कापियम, शिल्पाधिकारम, कुरुल, ये सब कुछ नाम है उस समय के, जो उस समय के बहुत महान मतलब साहित्य बोले जाते हैं। तो संगम काल का मतलब ये था कि ये वो उस समय है जहाँ पर संगम आयोजित हुआ करते थे, जहाँ पे तमिल कवि इकट्ठा हुआ करते थे, है ना, रचनाएं हुआ करती थी। तो इसलिए उसको संगम काल कहा गया है। और ये संगम काल चला है आपका 100 ईस्वी से लेकर के 300 ईस्वी के बीच तक। इस समय तक पूरा संगम काल कहा जाता है। और इसी दौरान तीन साम्राज्यों का उदय है, चेर का, चोल का और पांड्य का। तो ये तीन ही मेन है इस समय के संगम काल के।
इसमें भी जो सबसे ताकतवर है वो पांड्य साम्राज्य है। जो तीसरा वाला हमने आपको दिखाया था पांड्य साम्राज्य, ये सबसे ताकतवर साम्राज्य था। तो जो संगम हो आयोजित हुए हैं वो टोटल 3 हुए हैं, 3 संगम हुए हैं। देखो एक और चीज समझ लो अगर कंफ्यूजन ना हो तो, जैसे हमने बौद्ध संगीति आपको बताया कि बौद्ध संगीति कितनी हुई है, तो बौद्ध संगीति कितनी हुई है 4। तो वो संगीति ही एक प्रकार से संगम है। अगर हम उसको तमिल की भाषा में कहें तो हम उसको कहेंगे कि 4 संगम हुए हैं बौद्ध में। प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम, चतुर्थ संगम। उसको भी हम 4 संगम बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग बौद्ध के समय में संगम यूज नहीं करते थे, हम लोग संगीति यूज करते थे। तो वही उसका सबका मतलब एक ही है, बस नाम अलग अलग है। साउथ में हम लोग उसको संगम बोल रहे हैं, वैसे हम लोग संगीत ही बोलते थे। तो टोटल 3 संगम हुए हैं। आपको ये याद रखना है कि टोटल कितने संगम हुए हैं, तो टोटल 3 संगम हुए हैं साउथ में। मतलब 3 बहुत बड़े बड़े आयोजन हुए हैं जिसमें कवियों को बुलाया गया है। और इसमें से जो सबसे ताकतवर है वो पांड्य साम्राज्य है। वो पांड्य साम्राज्य इतना ताकतवर और धनी है कि उसने अकेले तीनों संगम बुलाए हैं। संगम मजाक नहीं होता, ये आज की डेट का 1-2 व्यक्तियों का नहीं है। ये बहुत बड़े लेवल का हुआ करता था जिसके लिए आपको बहुत व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, क्योंकि 1-2 राजा नहीं आते थे, है ना। अब 70-80 राजा ही आया करते थे, और उन राजा के साथ कवि आते थे, उनके साथ बहुत सारे विद्वान आते थे। ये बहुत बड़े लेवल के आयोजन हुआ करते थे, तो हर कोई नहीं करवा सकता था, ठीक है ना। तो पांड्य साम्राज्य ऐसा था जो बहुत ज्यादा धनी था उस समय साउथ का, और ताकतवर वही था। तो तीनों संगम पांड्य साम्राज्य ने ही करवाए हैं। ना तो चेर ने करवाया है, ना तो चोल ने करवाया है, पांड्य ने ही करवाया है उसे, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि तीनों किसने करवाए हैं, पांड्य साम्राज्य ने करवाए हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है इसमें कि मेन मेन पॉइंट्स याद क्या करने हैं। तो खैर वो हम नोट से दिखाएंगे तभी याद कर पाओगे, क्योंकि वो नाम ऐसे हैं कि आप ऐसे सुन के याद ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा हम बस आइडिया दे दे रहे हैं कि एक जो है चलो हम कल शुरू कर रहे हैं इसको, ठीक है। अब आज थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा। एक्चुअल में 3 जब संगम हुए थे तो उस 3 संगम में जो पहला संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था। दक्षिण मदुरई अगर नाम सुने हो, और मंदिरों की मंदिर बोले जाते हैं, मीनाक्षी मंदिर है वहीं पर मदुरई में। तो पहला हुआ था मदुरई में, है ना। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो अगस्त ऋषि किए थे। देखो अगर थोड़ा सा याद हो आप लोगों को, तो अगस्त ऋषि ही वो व्यक्ति है जिन्होंने साउथ में आर्यीकरण किया था। आज जब हम वैदिक काल पढ़ा रहे थे तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमने बोला था कि कौन से ऐसे ऋषि थे जो साउथ में जाके आर्यीकरण किए थे, आर्यों के बारे में उन्होंने बताया था, संस्कृत को फैलाया था, तो अगस्त ऋषि ही थे। तो पहला संगम आयोजित करने का श्रेय अगस्त ऋषि को ही जाता है, और ये दक्षिण मदुरा में ये संगम हुआ था पहला, ठीक है। एक्चुअल में क्या हुआ कि बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए थे इस समय, बाढ़ आई और आधे ज्यादा ग्रंथ बह गए, बहुत बड़े लेवल का बाढ़ आया था। तो संयोग की बात है कि हम लोगों को अब वो सब नहीं पढ़ना है, आधे ज्यादा ग्रंथ चले गए बाढ़ में ही, तो कुछ के ही नाम याद रखने हैं। नहीं तो आज की डेट में इतने सारे ग्रंथ थे साउथ के कि पढ़ते पढ़ते पागल हो जाते। वो तो कहो कि बाढ़ आ गई और सब निपट गए, तो हम लोग को पढ़ने ही नहीं है। गिने चुने 3-4 ठो ग्रंथ है संगम के जो हमको केवल पढ़ना है, ठीक है। बस एक शिल्पाधिकारम है मेन जो है, एक तोलकाप्पियम है, एक कुरूल है, 4-5 ठो है खाली। भगवान है मालिक थे, नहीं तो करीब 84 के आसपास थे जो लिखे गए थे, और पागल हो जाते याद करते करते। एक जो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो बार बार हम आपको बोल रहे हैं, उसको थोड़ा सा याद कर लेना, फिर बाकी कल हम आपको नोट सिखा देंगे। शिल्पाधिकारम, अगर इसको याद कर सकते हो तो ये याद कर लेना। शिल्पाधिकारम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनता है तो ये शिल्पाधिकारम ही एक मेन क्वेश्चन है जिसका बन जाता है डायरेक्ट, छोटे एग्जामों के लिए अगर कहें तो, जो डायरेक्ट 1 लाइनर होते हैं तो उसके लिए शिल्पाधिकारम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी, अगर याद हो, जब हमने 16 महाजनपद बताए थे, तो एक बौद्ध ग्रंथ का जनपद बौद्ध ग्रंथ का बताया था अंगुत्तर महानिकाय,
और एक जैन धर्म का बताया था भगवती कि 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो 3 ग्रंथों में मिलता है। अच्छा एक और बात बताएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन अभी देखो एमपीपीसीएस में रिपीट हुए हैं ये क्वेश्चन। इन्होंने डायरेक्ट किन चीजों से क्वेश्चन पूछा था, इन्होंने ग्रंथों से क्वेश्चन पूछे हैं। ग्रंथ से कैसे क्वेश्चन पूछे हैं कि इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलती है, मतलब ये थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन। ये लोग अब सीधा ये नहीं पूछ रहे कि ये शिलालेख मतलब क्या लिखा है समथिंग, ये पूछ रहे हैं कि असल में अगर हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिल रही है तो हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी किन ग्रंथ से मिल रही है। अब वो ऑप्शन है पारमी के अष्टाध्यायी से, पतंजलि के महाभाष्य से, बौद्ध धर्म के अनुगुत्तर निकाय से। अब मतलब अगर स्टूडेंटों ने ठीक तरह से भी अगर इसको नहीं पढ़ा होगा तो वो अब इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते। जो ऊपर ऊपर से पढ़ के इसको निकल गया होगा तो वो चीजें नहीं कर पाएगा कि किसमें किसकी जानकारी, वो इतना ही एग्जामिनर करता है, तो क्या नहीं करना है वो यही उठा के क्वेश्चन रख देता है। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान दी जाती हैं कि किसकी जानकारी कहाँ मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट। तो बौद्ध ग्रंथ का जो अंगुत्तर निकाय था वो 16 महाजनपद की जानकारी दे रहा था और एक भगवती सूत्र दे रहा था। और तीसरा यही इंपॉर्टेंट था जो शिल्पाधिकारम है, ये तीसरा है जहां से आपको मिलता है 16 महाजनपद की जानकारी, और ये तमिल साहित्य शिल्पाधिकारम, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। एक दूसरा इसमें नुकुर की कहानी है, पायल वाली। अब हमने आपको ये बताया था कोवलन और कड़ग्गी की कहानी बताया था ना, कोवलन और कड़ग्गी पति पत्नी जो थे, वो इस शिल्पाधिकारम में ही है ना, ये साउथ की ही का वो है, संगम काल का ही है वो ग्रंथ है। तो कोलन, और इसी में आपको समझ में आएगा कि यहीं से पत्नी पूजा चालू होगी, पत्नी की पूजा करना मतलब कड़ग्गी की पूजा करना। तो एक चेर शासक आएगा, चेर शासक जिसका नाम है सेन गुट्टवन, सेन गुट्टवन, अब नाम ऐसे ही मिलने, ठीक है ना। तो सेन गुट्टवन नाम है, तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि पत्नी की पूजा किसने शुरू की थी। तो पत्नी पूजा जिसने शुरू की थी वो सेन गुट्टवन था, उसने शुरू की थी पत्नी की पूजा करना। और अकेले नहीं किया था, श्रीलंका के राजाओं को बुला लिया था दूर दूर से, तुम भी आओ पत्नी की पूजा शुरू करो, हम तो कर ही रहे हैं तुम भी करो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन ऐसा राजा था जिसने मतलब अपना तो खुद किया ही था और भी कई राजाओं को बुलाया था कि आप लोग को भी पत्नियों की पूजा करनी चाहिए, कड़ग्गी पूजा कहते हैं उसे। तो चेर शासक था। ये एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो हम आपको पूरा नहीं पढ़ना है, हम कुछ चीजें बताएंगे केवल ये चेर चोल पांडे में, जिनका एक पेज का है केवल, उसको रट लेना, उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। चेर चोल पांडे, प्रभु एक मिनट। देखो स्टूडेंट यहाँ पर ये है, ये नोट्स हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। देखो जितना बनाए हैं बस इतना ही पढ़ना है आपको, इसके बाहर का कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। 2 पेज है ये, एक और एक ये है और एक और पेज है बस। संगम काल के लिए बस 1-2 पेज पढ़ लेना सफिशियंट है, इसके बाहर आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कुछ मेन मेन पॉइंट्स बता दे रहे हैं, और क्योंकि ये दिखाना बहुत जरूरी होगा क्योंकि नाम इतने इसके ऐसे हैं कि आप बिना इसको देखे पढ़ नहीं पाओगे, है ना। बस हम समझा देते हैं कि किस तरह से इसको करना है। क्लियर है, वॉइस आ रही है हमारी? ठीक है, चलो देखते हैं इसमें संगम काल में थोड़ा सा पॉइंट। अब देखो संगम काल की बात करते हैं ना, तो 100 से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है, ध्यान रखना है आपको। ये वही समय है जिस समय हमारा सातवाहन वगैरह चल रहा है, वो वही चल रहा है। संगम क्या बोलते हैं, तमिल कवियों की सभा थी। संगम क्या बोलते हैं, जो तमिल कवि थे उनकी एक सभा जो होती थी उसी को संगम बोलते थे, ठीक है ना। 3 संगम मिलते हैं, 3 संगम याद करने हैं आपको, प्रथम द्वितीय और तृतीय। इनके स्थान याद करने और अध्यक्षता याद करनी है, सिंपल बस डायरेक्ट। जैसे हम कहेंगे प्रथम संगम कहाँ हुआ था, तो आप कहोगे सर मदुरई में हुआ था, मदुरई है साउथ में, ठीक है। द्वितीय संगम कहाँ हुआ था, कपाटपुरम, जगह का नाम है साउथ में कपाटपुरम। तृतीय कहाँ हुआ था, मदुरई में हुआ था, ठीक है। पहले संगम की अध्यक्षता किसने की थी, अगस्त ऋषि ने।
द्वितीय की किसने की थी? अगस्त ऋषि ने। और तृतीय किसने की थी? नक्कीरर ने। तो पहला पॉइंट आपको बस इतना याद करना है, ठीक है, कि संगम एक्चुअल में क्या था? तो तमिल कवियों की सभा थी। कितने संगम देखने को मिले? 3 मिले, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला संगम कहाँ हुआ? मदुरई में। दूसरा कहाँ हुआ? कपाटपुरम में। तीसरा कहाँ हुआ? मदुरई में। पहले की अध्यक्षता कौन किया? अगस्त ऋषि। दूसरे की भी कौन किया? अगस्त ऋषि। और तीसरे का कौन किया? नक्कीरर। सिंपल ये याद करना है, ठीक है ना। अच्छा, संगम काल के 3 मेन राज्य कौन थे? तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं, एक चेर था, दूसरा चोल था और तीसरा पांड्य था। 3 ही मेन थे, चेर, चोल और पांड्य। इसमें भी सबसे जो ताकतवर कह लो या एक प्रकार से कह लो जिसने तीनों संगम कराए थे, तो ये आपका याद रखना है, पांड्य ने कराए थे। ये भूलना मत कि तीनों संगम किसने कराया है? पांड्य ने कराया है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें स्टूडेंट ऊपर जो आप देख रहे हो ना, ये धनुष, बाघ और मछली, ये एक्चुअल में इनका राजकीय चिन्ह है। जैसे क्या होता था ना कि राजकीय चिन्ह जिससे मुहर लगाई जाती थी, जैसे कोई चीज वैलिडेट करना है ना। जैसे हम लोग नहीं कहते, हमारे अगर कंपनी का अगर द इंजीनियर का है, तो हम लोग द इंजीनियर का एक मुहर लगा देंगे, तो मतलब हमारी कंपनी का है। तो ऐसे उस समय का एक शाही मुहर हुआ करता था, उस पर राजकीय चिन्ह होता था, तो जिससे पता चल जाता था कि ये इस साम्राज्य का है। तो जो चेर साम्राज्य था, उनका जो राजकीय चिन्ह था वो धनुष है, ठीक है। चेर साम्राज्य का कौन है? धनुष का राजकीय चिन्ह। चोल का क्या था? बाघ। और पांडे का क्या था? मछली। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तीनों याद रखने हैं। चेर का धनुष है, चोल का बाघ है और पांडे का मछली है। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन ये वाला जो लिखा है ना, तोलका पीयम, ये याद रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि द्वितीय संगम के दौरान कौन सा तमिल ग्रंथ लिखा गया था। आप याद रखेंगे कि द्वितीय संगम जब हुआ था, दूसरा संगम जब सभा बुलाई गई थी, तो उस समय तोल्काप्पियम का ही ग्रंथ लिखा गया था। तोल्काप्पियम एक ब्राह्म व्याकरण ग्रंथ है ना, तमिल भाषा का। तोल्काप्पियम याद कर लो, तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम, बस कुछ मेन मेन है जिनको याद रखने हैं, है ना। तोल्काप्पियम, ठीक है। इधर ये संगम साहित्य याद रखने हैं, ये जो 3 इधर लिखे हैं, देखो कौन कौन से। एक है शिल्पाधिकारम, इस समय लिखा गया था। एक तिरुकुरल, तिरुकुरल, और तीसरा कुरल। 3 नाम याद करो, शिल्पाधिकारम, तिरुकुरल और कुरल, है ना। ये 3 नाम इधर है। शिल्पाधिकारम किसने लिखा है? इलांगो अडिगल ने। तिरुकुरल तिरुवल्लुवर ने। और कुरल तिरुवल। देखो बार बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। बस गिने चुने नाम है, इन नाम को अगर कभी क्वेश्चन आया तो वो इनसे ही क्वेश्चन बनने हैं, इससे बाहर कुछ होना नहीं है। सब कुछ इस पेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये कृष्णा नदी देख रहे हो, इधर चेर है नीचे, ये चेर है, ये चोल है और ये पांड्य है। तो ये 3 साम्राज्य जो है आपके वो दिख रहे हैं इस मैप में, है ना। चेर, चोल और पांड्य। चेर वंश, देखो कुछ पॉइंट्स हैं उसको देख लेना स्टूडेंट। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है? सेन गुट्टवन। ये ही याद रखना, सेन गुट्टवन ही मेन है। चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक सेन गुट्टवन है, इसी ने कड़गी पूजा शुरू की थी, पत्नी पूजा, ठीक है। और सेन गुट्टवन को ही लाल चेर कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन होता है कि लाल चेर किसे कहा जाता है? सेन गुट्टवन को कहा जाता है। चेर को जो आज का केरल है, आज का जो केरल है ना, वही चेर था। तो आप मैप में अगर देखोगे ना, तो जो केरल है वही एक्चुअल में पहले चेर वंश कहा जाता था। और इसकी राजधानी करयूर, करुयूर, याद कर लीजिए, करयूर, ठीक है। केरल की राजधानी क्या थी? चेर की राजधानी करयूर, ठीक है। ये मेन है। प्रथम शासक कौन था इसका? उदयन जरेल। उदयन जरेल प्रथम शासक था। लेकिन ध्यान रखना कि सबसे प्रतापी शासक कौन है? वो सेन गुट्टवन है। सेन गुट्टवन प्रतापी शासक है। एक तीसरा नाम याद रखना आप लोग, आदि, ये जो नाम लिखा आदि गमान, आदि स्थिति। तो स्टूडेंट चेर से केवल 2-3 पॉइंट है बस, जितना लिखा है उतना याद करना। पहला, चेर वंश की राजधानी क्या थी? तो करयूर थी, ठीक है। चेर वंश को आधुनिक नाम क्या है? केरल है। सबसे प्रतापी शासक कौन था? सेन गुट्टवन। लाल चेर किसे कहते हैं? सेन गुट्टवन को, है ना। कड़गी पूजा या पत्नी पूजा किसने शुरू की थी? सेन गुट्टवन ने, ठीक है। गन्ने की खेती किसने शुरू की थी? आदि गमान ने। और प्रथम शासक कौन था? उदयन जरेल। अंतिम शासक कुडैक जरेल। बस ये कुछ नाम है मेन मेन, ये आपको चेयर से बस इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा नहीं, इतना सफिशियंट है, ठीक है। दूसरा इसमें पांड्य राज है। पांड का अगर हम लोग देखेंगे, ये नीचे पांड्य दिख रहा है आपको,
पांड में ध्यान देना, राजधानी मदुरई है। जैसे यहाँ पे राजधानी करियूर थी, यहाँ की राजधानी मदुरई है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट है पांड्य के लिए कि ये मात्र सत्तात्मक है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मात्र सत्तात्मक समाज है ना, तो पांड्य साम्राज्य जो था वो मात्र सत्तात्मक था। एक दूसरा क्वेश्चन इससे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से कौन सा व्यापार होता था, तो मोतियों का व्यापार करते थे ये लोग, और ये बहुत धनी साम्राज्य था पांड्य। मोतियों का व्यापार होता था और ये रोम तक व्यापार करते थे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रोम तक व्यापार कौन करता था, पांड्य साम्राज्य करता था। और रोम का शासक होता था उस समय अगस्टस। अगस्टस इतना महान शासक था कि उसके नाम पर ही आपका एक अगस्त का महीना रख दिया गया है, जो हम लोग अगस्त देखते हैं। तो रोम का शासक था अगस्टस, तो उसके नाम पर हम लोग अगस्त का महीना देखते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग यहाँ से शेयर करेंगे। तो इसमें केवल 2 पेज हैं बस, उसके बाहर मत पढ़ना, हम पेज शेयर कर देंगे अभी, है ना। व्हाट्सएप पे भेज देंगे, उसको बाहर नाम थोड़ा सा देख लेना, उसके बाहर मत जाना, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। ठीक है, चलो आज हम इतना ही रखते हैं, कल हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।